सुनकर गजल मेरी वो अंदाज बदल कर बोला, कोई तो छीन कलम इससे ये जान ले रहा है मेरी। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ सुनील राय शर्मा जी हैं, जो श्री रंगमंडल के जिला अध्यक्ष हैं और पहले आशीर्वाद रंगमंडल से जुड़े हुए थे और बेहतरीन रंगकर्मी जो देश स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रस्तुति दे चुके हैं और इन्होंने बेहतरीन नाटक का काम किया है। जानते हैं इनकी जिंदगी की कहानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने रंगमंडल की शुरुआत, रंगमंच की शुरुआत कब से करी है? पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम सुनील राय शर्मा हुआ। मैं श्री रंगमंडल बड़ौनी वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं आशीर्वाद का एक कलाकार रह चुका हूँ अभी तक, और मैं फिलहाल बरौनी डेयरी में कार्यरत हूँ। रंगमंच की शुरुआत होने से पहले मैं ये संगीत के लाइन में था। मेरी उम्र वही मुश्किल से 8-9 साल होता होगा, तो अनायास गाने के प्रति रुचि थी। तो हमारे गांव में ही नवयुवक संघ हुआ करते थे, उसका एक स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। तो हमारे सहपाठी लोग सब वरिष्ठ रंगकर्मियों से कहा कि सर ये लड़का गाना गाता है। तो उन्होंने उस वक्त गाने वाले बहुत कम मिला करते थे। ये कहानी है लगभग आपको 73-74 का। तो उन्होंने मुझे स्टेज पर खींच करके चढ़ाया और बोला जो ही तुमको आता है तुम सुनाओ। तो उस वक्त हम बॉबी फिल्म का एक गीत हुआ करता था, नरेंद्र सिंह चंचल गाए थे। तो वो गीत हमने गाया तो बहुत सारा इनाम मिला। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ कि जानते हैं कुछ नहीं लेकिन गाने पर रुपया भी मिलता है। ये दिमाग में एक घंटी बजने लगा। फिर गा कर के निकले। इसके बाद गांव में ही कुछ कलाकार सब मिलकर के एक बोले कि भाई सब कलाकार हम लोग हैं, इस जिले में कोई ऑर्केस्ट्रा है नहीं, क्यों ना एक टीम गठित किया जाए। तो सबसे पहले मुझे खोजा गया, मैं हाजिर हुआ। तो वहाँ पर और सब थे, राजेंद्र जी थे, जीवन जी थे, ये सब मिलकर के एक टीम बनाए और उस टीम का अनाउंसर मैं मुझे सब मिलकर घोषित कर दिया। तो मैं गाता भी था, अनाउंसिंग भी करता था। संयोग से 1-2 साल के बाद गांव में ही किसी का जनेऊ हो रहा था, तो घर के बगल में था, तो घसीट करके ले गया मुझे स्टेज पर गाने के लिए। वहीं पर पाल साहब आए हुए थे। उस वक्त पाल साहब एक मोकामा का पुष्पांजलि ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, उसका वो अनाउंसर हुआ करते थे, लेकिन वो बरौनी में ही रहते थे। उन्होंने जब मेरा गीत सुना तो मुझे अकेले में बुलाए, बोले कहाँ घर हुआ? तो जिनके यहाँ वो आए थे वो सारा हिस्ट्री इनको बता दिया। मेरा भतीजा है, यहीं रहता है, इसी गांव का है। कहा ठीक है, तुमसे हम मिलना चाहते हैं। कभी तो हैं सर? बोला मैं बाद मिलूँगा। इसके बाद जा कर के चूँकि वो पुष्पांजलि ऑर्केस्ट्रा लगाए हुए थे यही बरौनी विनोद भवन में, तो उन्होंने मुझे कॉल दिया। तो पहुँचे तो और लोगों को जमा करके और एक नया ऑर्केस्ट्रा खोले वो पुष्पांजलि। फिर वो मोकामा छोड़ दिए, बरौनी पुष्पांजलि शुरू किया। उसमें थे हम थे, इकबाल भैया थे, पवनदा थे, स्वयं पाल साहब थे, बंटी था, राजेंद्र राम, मोहम्मद हसमत जहाँ गिलानी, इतने सब मिल करके शुरू किया। और उस वक्त बेगूसराय में कोई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप नहीं था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई संगीत का। तो विधिवत कुछ लोगों ने कहीं कहीं प्रोग्राम जाते थे, सिर्फ गीत गाते थे, तो लोग कहते थे भाई गाता तो बहुत अच्छा है। तो एक उसी में से गुरुजन टाइप के थे, बोले बेटा कहीं सीखते हो या नहीं? ये बात मुझे पिंच किया। हम कहे नहीं सर सीखे तो नहीं है। तो तुम बेस पकड़ो, आवाज़ तुम्हारी अच्छी है, तुम बेस पकड़ो। वहाँ के बाद हमारे ही रोड में थे पंडित गौरी शंकर मिश्रा। तो उनके मंदिर में शाम के बाद मैं हमेशा देखता था कि कुछ ना कुछ बज रहा है। तो उनके मंदिर में जाकर लगातार बैठा रहता था। 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद उन्होंने खुद टोका, क्या बात है सुनील जी, आप बराबर आते हैं, बैठते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं, कोई बात? कि हाँ सर मुझे भी सीखना है। तो बोले ठीक है।
तो वहाँ पर कुछ हमने विधिवत शिक्षा लेना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे तबले का संगत कराया, गायकी का नहीं, लेकिन वहाँ पे सुन करके हम उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि कहाँ से कैसे चलना चाहिए। लेकिन वो तो विधा बहुत समुद्र है जी। मेरी शुरुआत वहाँ ना हुई ना हुआ, बस मझधार में अभी तक चले जा रहे हैं। सर, जब आप नाटक का मंचन करते होंगे तो किन किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते होंगे हमेशा? नाटक में आने के लिए फिर जाकर के 3 साल के बाद पाल साहब, हमारे गुरु हैं वो जी, उन्होंने एक टीम गठित किया जिसका नाम रखा उन्होंने आशीर्वाद रंगमंडल बरौनी बेगूसराय। तो उन्होंने कॉल दिया हमें, हम पहुँचे। वहाँ पर थे नंदलाल दा थे, कॉलोनी के ही, नवल किशोर थे, जुगल किशोर थे, और पाल साहब के बड़े भाई लाल दा थे, और राजेंद्र राम, ये 5-6 आदमी थे। ये सब मिलकर के वहाँ गठित हुए, मीटिंग हुई, बोला एक नाटक करना है। हम बोले भैया हम तो नाटक कभी किया ही नहीं। कहा कोई बात नहीं है, आज से हम नाटक ही करेंगे और जो कुछ भी होगा दिमाग लगाएंगे उसी से। तो पाल साहब में एक सबसे बड़ा गुण ये था कि वो प्रैक्टिकल थे, थ्योरिकल नहीं थे। वो जैसे लोग NSD जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं सीखने के लिए, उन्होंने कहीं नहीं गया, सिर्फ थ्योरिकल ये दिमागी उपज से उन्होंने वहाँ से शुरुआत किया। तो सबसे पहले वो समय हुआ करता था 76-77 बेगूसराय में, उस वक्त टाउन हॉल बन के तैयार हो चुका था। तो जुलूस का नुक्कड़ नाटक वो शुरू किए, तो उसमें हम बजाते थे जी। तो उसमें इकबाल भैया जो गायक थे वो सब कन्वर्ट हो गए नाटक कलाकार में। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। इसके बाद जाकर के फिर 1 साल के बाद मतलब उनको लगा कि इससे काम नहीं चलने पड़ेगा। उन्होंने कुछ थिंकिंग किया, और क्या उनके माथे में उपज था वो मॉडर्न के तरफ, वहीं ये हम 77 की बात कर रहे हैं, 77 में ही उन्होंने मॉडर्न के तरफ अपने को मोड़ा। तो एक नाटक का शुरुआत किया जिसका नाम था गेटमैन। हाँ, रेलवे से संबंधित था, जो बहुत सगा आतंकी सब जो लाइन उखाड़ देते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होता है और उसमें पब्लिक जो रहती है उसे लूटने का काम होता है, उस पर आधारित था। तो वो नाटक किए। तो रेलवे के GM साहब आए हुए थे, तो वो नाटक देखकर पाल साहब को उसी वक्त 3rd ग्रेड यानी TT का नौकरी उसने हाथों हाथ दे दिया उनको, इतने प्रभावित हुए। तो बेगूसराय जुलूस से ही आन जान शुरू हो गया। वहाँ से फिर वो नाटक हुआ तो बोले अब चलो हम बेगूसराय करें टाउन हॉल में। कि चलिए भैया। यहाँ जब आए तो यहाँ मुलाकात होती है उस टाइम में, नाटक होने के बाद अनिल जी जो अभी मुंबई में हैं, अच्छे अच्छे फिल्मों में काम कर रहे हैं, उमेश आदित्य अभी पूर्णिया में हैं, अर्जुन जी थे रामदिरी के, राम विनय गुजर गए वो मिले, अभी विनय जी हैं यहीं LIC राजद के नेता, वो आए। इसके बाद जा कर के रमंजय नाम है LIC में है वो लड़का, वो जुड़ा, और यहाँ से मिस्टर संजय राज उस फिरोजी वकील हैं वो जुड़े, मोहम्मद फयाजुल हक फैज़ वो जुड़े, इतने सारे लोगों ने जुड़ा उसमें। तो हमारी नाटक हुई गेट में। जब देखा लोगों ने तो हक्का बक्का, चूँकि स्टेज पर ही ट्रेन को दौड़ा दिया गया, एकदम कोई भी ऐसी पब्लिक नहीं थी जो ये कहे कि ये ट्रेन नहीं गुजरी। और वहीं से शुरुआत होता है मॉडर्न का मिस्टर पाल साहब के थ्रू, जो मेरे गुरुदेव हैं। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई विधिवत ऑन स्टेज नाटक का। सर, आपने जो कहा कि ट्रेन स्टेज पे गुजार देना, वो किस तरह से हुआ? वो एक टेक्निकल चीज़ था। जैसे कि आप लोग ये बनाते हैं ना, आप ये क्या कहते हैं इसको, एस्टूमेंट, कि किस एंगल से क्या लें, उसके कार्डबोर्ड बना करके एक तरह से सेट प्रॉपर्टी। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाया सेट का, इंजन का रूप दिया। आगे में एक बहुत बड़ा फॉक्स होता है, जो फॉक्स गाड़ी में रहता इंजन में, उस टाइप का फॉक्स का उन्होंने सिंबल दिया, लेकिन उसमें बैटरी लगा करके उसको चार्ज करके फिट रखा और ब्लैक से घेर दिया आगे से, एकदम इंजन का रूप दे करके ब्लैक से घेर दिया, पीछे डार्क रखे, और म्यूजिक उसमें ट्रेन वाला सारा लिए और सेट कर लिए। एक्सीडेंट होने से पहले
इंजन रेल की आवाज़ आती है, सीटी बजती है जोर का, एकदम उसी कार लाइन का चक्के का एकदम स्पीड में चली जा रही है। वो एक लड़का लिया, उसको माथे पर कोई नहीं जान रहा, और स्टेज पर से सर से एकदम निकलता चला गया, एकदम बत्ती बढ़ते हुए। तो लोग अरे ट्रेन जा रही है। ये वहाँ पर स्टार्टिंग हुआ। नाटक खत्म होने के बाद अब वहाँ पर पी गुप्ता सर थे जो आज गुजर गए, एक एरत साहब डीएम हुआ करते थे, उन्होंने तो पाल साहब को हाथों हाथ उठा लिया। कहा यार मैंने अभी तक इस तरह का नाटक नहीं देखा, तुम वाकई कुछ चीज़ हो, हमसे जो भी बन पड़ेगा हमसे कहना, मैं मदद करूँगा। तो वहाँ पर इतने सारे लोग जुड़े। इसके बाद फिर नाटक खत्म हुई, फिर हम लोग बरौनी आए। कुछ दिनों के बाद, फिर कुछ महीने के बाद पाल साहब बोले ये छोटा मोटा से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा लेंथ का होना चाहिए। तो उन्होंने मुद्रा राक्षस का, ये था बहुत आला अफसर नाटक, उसका उन्होंने शुरुआत किया। जब वो बहुत फुल लेंथ था, यानी कि कम से कम 25-30 कलाकार से नीचे का था नहीं। वो था बहरतबील, दौड़, दोहा, इस टाइप का वो, मतलब कि म्यूजिकल प्ले था, वो शुद्ध म्यूजिकल प्ले। तो उसको जब किए तो फिर आर्टिस्ट पुराने के लिए फिर बेगूसराय से थे। बेगूसराय से आए संजीव कुमार, अब वो छोड़ चुके हैं, टन जी आजकल लाइन दूसरा पकड़े हुए हैं, और मैं था, और बाकी सब बरौनी से। इसका प्रस्तुति बेगूसराय जब होने चला, तब इसके बाद उसमें जुड़ा हुआ तो पहले से उमेश आदित्य थे ही, अनिल जी थे ही, रोजी फैजू थे ही, रमंजय था ही, अर्जुन जी थे ही, राम विनय थे ही, विनय जी थे ही, चिंटू मुनि और अभिजीत कुमार मुन्ना। उन्होंने उस शो को देखा, काफ़ी प्रभावित हुए वो लोग। इसके बाद जा कर के तो खैर पाल साहब के नाटक का तो तूती बोलने लगा बेगूसराय में। उस वक्त हालांकि अवधेश भैया भी थे, अनिल पतंग सर भी थे, सब टीम था, उनको इस लेवल का नहीं था। इसके बाद वो सभी साथ हो गए, लेकिन टीम आगे नहीं आई। सर आप पूरी एक टीम थे, तो कहाँ कहाँ अभी तक आपने प्रस्तुति दिया है? हाँ, ये बात सही है। इसके बाद एक विज्ञापन निकला, अखिल भारतीय नाट्य कंपटीशन का, ये नागपुर में। तो इसके बाद हम लोग जब चले रिहर्सल के लिए, वो लगभग ये दुर्गा यही मौसम का आसपास हुआ करता था, तो हम बराबर रिहर्सल करने विनोद भवन जाते थे, और शाम लगभग 8-9 बजे उधर से वापस आते थे। एक कहानी छूट गया, मैं बता देता हूँ। उसी पीरियड में हमारे ही गांव में राजेंद्र रोड में एक श्रम कल्याण केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर गांव के बच्चों को खेलने कूदने और कुछ भी संगीत से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ देखा नाटक होते हुए, हम आश्चर्य में पड़ गए, भैया हमारा गांव है, मैं ही नहीं जान रहा हूँ कौन नाटक कर रहा। तो हम तो उस वक्त देखे, खड़ा होकर के देखे, अच्छा लगा, फिर चले गए घर। सुबह हम ढूंढना पता किया, वहीं पर जाकर एक से पूछा, भाई ये नाटक किसने किया? बोला ब्रिज बिहारी मिश्रा। ब्रिज बिहारी मिश्रा कौन है ये? तो भैया ये हैं यहीं अपने गांव के ही हैं। कहाँ रहते हैं वो? तो वो जियालाल स्कूल में। कि चलो मेरे साथ। तो सर काहे के लिए हुए, शाम में मिल ही जाएंगे। कि ठीक है। हम उस दिन रिहर्सल ड्रॉप कर दिया, हम रुके, तो मिस्टर ब्रिज बिहारी मिश्रा जी से मुलाकात हुई। हमने पूछा उनसे, बिहारी जी आप नाटक करते हैं? तो हाँ भैया करते तो हैं, लेकिन ये गांव वाला करते हैं? तो हाँ भैया, इससे काम नहीं चलेगा, तब तो बेकार हो जाएगा। अगर आपको शौक़ है तो आप मेरे साथ चलना चाहिएगा। तो हाँ भैया जरूर चलेंगे। तो बिहारी जी हुए, उनके साथ में रूबी अकेला जो गुजर गया बेचारा वो थे, और मिस्टर धर्मेंद्र मिश्रा। इन तीनों को लेकर हम पहुँचे पाल साहब के ठिकाने पर। हम के भैया बेगूसराय जाते हैं और पटना जाते हैं, सब जगह जाते हैं, घर में भी कुछ कलाकार है, इन्हें यूज किया जा सकता है, कौन है? तो सबको मिलवाए। तो उस दिन से बिहारी जी, रूबी जी, धर्मेंद्र जी का यहाँ गांव वाला ख़त्म हो गया जी। और विनोद भवन में शुरुआत उनकी वहाँ से हो गई। तो ओनक ड्रामा कंपटीशन के लिए भैया ने फॉर्म भर दिया, नागपुर के लिए चले हम लोग।
तो नागपुर जब चलने लगे तो फिर बोले नहीं, रॉ कलाकार चाहिए। कि ठीक है भैया। तो 2-3 मेरा मित्र भी था कॉलेज का, उसको पकड़े। उसमें वीरेंद्र था, ये वेदानंद झा थे, अशोक सिन्हा था और एक अनवर था। इस तरह का 2-4 लड़के को लिए। वो शॉर्ट प्ले था, मात्र आपको 30 से 40 मिनट में फिनिशिंग टच देना। लेकर के रिहर्सल शुरू हुआ, तो उसे लेकर के हम लोग चले नागपुर। तो रिहर्सल करने के बाद पाल साहब की इच्छा हुई कि चलो पहले सोनपुर, इसका नुक्कड़ पहले कर लेते हैं, सबका धक टूट जाएगा, तब इसको लेकर चलेंगे। तो उस पीरियड में फिर जुड़ा हुआ एक हमारे फुलेना राय हैं, जिन्हें आप फुलोदा के नाम से जानते होंगे, 12 के आर्टिस्ट, उनको लाया गया, वो भी आए। 1-2 और लालदा को भी जोड़ लिया, यानी कि सारे सीनियर को जोड़ लिया गया और जूनियर को कहा तुम लोग 2-4 हमने करा दिया, अब फिर अगली बार देखेंगे। हालांकि मायूस हुआ, लेकिन वो सह लिया। तो ये बड़े लोगों के टीम लेकर के हम लोग नागपुर पहुंचे और सुपर हिट, यानी कि लगभग 34 राज्य है हिंदुस्तान में, वहाँ पर प्रस्तुति के लिए वही क्वालिफाइड कर सकता था जो अपने स्टेट में टॉप करता था। तो हम लोगों का रेलवे में टॉप होता था, तो ये रेलवे का एक बहाना था, तो उसने स्वीकार किया। और इसके बाद तो प्राइज देना शुरू हुआ। हम लोग चुपचाप बैठे हुए, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार बगल में थे, इंडस्ट्री है, सब आ गया था। हम लोग चिंते थे, सबको बगल में बैठा हुआ सब। तो पहले नाम लिया 3रे पोजीशन का, पाल साहब का दिल धक धक गजब हो गया, हम तीनों पर नहीं हैं। इसके बाद सेकंड का नाम हुआ। इसके बाद जब फर्स्ट का नाम आने लगा, तो वहाँ पर जो स्टेज पर बोल रहे थे, तो उन्होंने ऑन पब्लिक सबसे पूछा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहला स्थान किसे दिया जाए। तो उन्होंने कहा बरौनी वाले टीम को। हम लोगों का प्राण धक से वापस आया। तो सोचिए, पब्लिक डिमांड पर मुझे पहला स्थान मिला। वहाँ से आए हम लोग बड़े खुश होकर के। नेक्स्ट डे फिर 3 महीने के बाद शिमला का प्रोग्राम बन गया, वहाँ भी फर्स्ट आए। फिर तीसरे साल जयपुर का प्रोग्राम बन गया, वहाँ भी फर्स्ट आए। फिर बरेली का, मतलब इस तरह से हम लोगों का राउंड शुरू हुआ, लगभग 2-3 साल तक चला। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे अस्थिर हो गया। अस्थिर होने के बाद इसी दरमियान में फिर 3 महीने के बाद उनकी इच्छा हुई कि चलो अब एक पोस्टर खेला जाए। तो पोस्टर नाटक शुरू किए। तो उसमें ब्रिज बिहारी जी भी थे, उसमें धर्मेंद्र जी भी थे, रूबी जी भी थे, हम भी थे। और उस वक्त नई लड़की को उसमें लाया गया, चंपा, चमेली, चंद्रानी, ये सब, ये 3। और फिर एक नया लड़के को फिर से जोड़ा गया, लड़की को। ये 3 हुई। एक राजबरा कॉलोनी से आया था अमरेंद्र श्रीवास्तव, जिसे हम लोग प्यार से ये पिंटू कहते थे। और वहीं पर इंजीनियर साहब का लड़का थे विनोद कुमार सिंह, अभी वो शानदार डायरेक्टर है फिल्मी दुनिया में, उसको प्यार से हम लोग मुन्ना कहते थे। वो लोग इस सब को जोड़े, राजेश डे को जोड़े, बबलू को जोड़े, अनवर को जोड़े। ये तीसरा फेज। अब सोचिए, सीनियर 1, वीरेंद्र वो वाला 2, बिहारी सर वाला 3, और ये चौथा फेज चल रहा है। जनरेशन मेरा चौथा इसमें शुरू हुआ। तो पोस्टर का शुरुआत हुए, बोले इसको लेकर के चलेंगे लेकिन और जगह। तो बोले एक सीनियर लड़की चाहिए। तो फिर गराड़ा कॉलोनी से एक लड़की चॉइस की, श्यामली राय, हम उन्हें दीदी कहते थे, हमसे सीनियर थे। श्यामली राय उसमें आई। उसे लेकर के फिर हम लोग देश टूर पर निकल चुके। वहाँ से आने के बाद तब बोले कि अब छोटा मोटा बहुत हो गया, अब चलो एक म्यूजिकल प्ले फिर शुरू करते हैं। तो बीरा उठा, क्या चीज़ का? तो महाभोज। कहा भाई इसमें तो 30-40 कलाकार है, कैसे होगा? तो बोला कुछ बेगूसराय से जोड़ो, कुछ बरौनी, दोनों मिक्स। तो फिर हम लोग आए, तब यहाँ पर साथ किए देव कुमार देव, इसके बाद महंत स्वामी अरुणानंद जी, इसके बाद जाकर उमेश जी, अनिल जी,
टंटन जी, रोजी जी, फैजूज, यानी कि बेगूसराय में लगभग जितने कलाकार थे, हालांकि आज की डेट में सब डायरेक्टर हैं, सबका अपना अपना टीम है जी। ये सभी साथ हुए थे। तो ये चौथा फेज में जा रहा है। अरे भाई वो महाभोज तो ऐसा हुआ कि आप समझिए पाल साहब के दिमाग का क्या खेल है। 4 स्टेज, एक स्टेज पर 4 स्टेज उन्होंने बनाया, साइड में बनाया, इस दाएं बाएं बीच में और 9 ऊपर। बहुत सुपर, इतना सुपर हिट हुआ कि आप सोच लीजिए। उसके बाद बेगूसराय में सिर्फ लोग नाम सुन ले किसका नाटक है तो पाल साहब का, तो टूटम टूट इसी टाउन हॉल में भीड़ लगती, मतलब कि मारपीट होने की नौबत आता था, ये स्थिति था। तो वो भी सुपर हिट हुआ। सर, रंगकर्मी के रूप में पारिवारिक जीवन जीना कितना कठिन होता है? बहुत कठिन, इतना ही कठिन कि अभी तक जेब से लगा के मैं नाटक करता हूँ, जबकि मैं इस लाइन में 40 साल गुजार लिया, फिर भी कभी इससे कुछ मिला नहीं मुझे। मैं अभी भी दे रहा हूँ। क्या एक हॉबी है, शौक है, और उसका एक बीमारी होता है। आप 1-2 बार नाटक अगर कर लीजिएगा तो आपको बीमारी हो जाएगा, कहीं रिहर्सल होगा तो पहुँच जाएगा और ना चाहते हुए भी करेंगे। इसके बाद जा कर के इसी तरह चलते रहे। फिर एक राउंड फिर पाल साहब बोले नहीं अब कबीरा खरा बाजार में करेंगे, कि भाई इसमें तो और आर्टिस्ट चाहिए, ये सब और। तो फिर जोड़ा गया, तो विनोद कुमार सिन्हा, जिनको मैंने विनोदा कहते हैं, उनको जोड़ा गया और लोगों को जोड़ा गया। उस वक्त मिस्टर अमित कुमार, हरिशंकर गुप्ता जी, गुंजन कुमार सिन्हा, ये सब देखा उस नाटक को। उसमें इतना शानदार, मतलब काशी का वो नज़ारा दिखाया गया सूर्योदय होने का पानी में, यानी कि अपने गंगा के बगल का सीढ़ी का सीन, लोग अवाक रह गए देख के, एकदम लगा नहीं कि हम काशी में नहीं हैं। उसके बाद तो फिर बेगूसराय में कोई टीम रहा ही नहीं, सब ज्वाइंट हो गए, सब एक आशीर्वाद हो गए और वो लगातार चलते रहा। सर, आपने कबीरा खरा बाजार में तो ये नाटक आपने किया, तो हम चाहते हैं कि कुछ गीत इसके सुना दें आप। एक तो पहले एक सुना देता हूँ। एक कबीर वाले नाटक में एक अंधे का रोल था, तो पाल साहब बोले सुनील सबका तो तुम लय बना देते हो, एक अंधा का ऐसा लय बनाओ कि चूंकि यह काशी के गली गली में घूमता है, तो इसके लयदारी में वो दर्द होना चाहिए, वो खिंचाव होना चाहिए कि जो आसपास सुने वो नज़दीक आवे और कुछ दे इस अंधे को। ठीक है भैया। तो बोले पहले हमको सुना दो, तो बनाए हम किसी तरह, जानकारी तो है नहीं, संगीत तो हम बस सीखा नहीं। तो पाल साहब के चला थे, तो जैसे वो उनका दिमाग काम करता था वैसे मेरा भी दिमाग काम किया। तो उस पर था ये, बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी, बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी, प्राति करे स्नाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बने भुलाना। बहुत ही देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कर मुरीद कबर बतलाबे, उन्हों खुदा न जाना, उन्हों खुदा न जाना। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सर। सर, अगर पूछा जाए आपसे कि अभी तक रंगमंच की उपलब्धि क्या क्या है आपकी? अभी तक रंगमंच में सबसे बड़ा उपलब्धि यही रहा कि आज के तारीख में जितने भी इस बेगूसराय में टीम लेके बैठे हैं, चाहे गुंजन जी हों, दीपक सिन्हा जी हों, हरिशंकर गुप्ता जी हों,
अमित रोशन जी हों, इन सबों का मैं सीनियर रह चुका हूँ। आज के डेट में तो नए कलाकार जो आते हैं वो तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्या होता है सीनियर, क्या होता है जूनियर, क्या होता है अनुशासन। लेकिन आज भी ये लोग मुझे वो रिगार्ड देते हैं जो एक बड़े भाई को मिलता है। मैं समझता हूँ ये नाटक की देन है जो अभी भी ये लोग इतने अनुशासित हैं, जो अपने सीनियर को स्वाभिमान से वो नमस्ते करते हैं, नहीं बल्कि वो दिल से लगाते हैं। ये मैं प्राप्त किया और नाटक से मुझे कहीं कोई नौकरी ना मिला, ना इससे कोई विधिवत कोई सहारा मिला जिसके बदौलत मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ, अमित को एक चीज़ का मैं ज़रूर वाहवाही दूंगा, बहुत दिन तक रहा अमित जी के साथ, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिलवाने में मुझे मदद किया, जो हमने ब्रिज बिहारी जी के मदद से एक नाटक किया भारत सरकार के सौजन्य से। वही आज तक ये 40 साल में एक वो, और यही मेरी कमाई है। सर, आप रंगकर्मी हैं और बहुत सारा संवाद आपके पास होगा, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को एक दो संवाद आप अपना सुनाएं। हम जो भी नाटक किए वो लगभग म्यूजिकल प्ले था, तो उसमें होता था क्या, संवाद नाम का चीज़ गौण हो जाता था। जो भी था, दोहा था, बहर तबील था, यही था। लेकिन फिर भी कबड़ा खरा बाजार का एक मुझे संवाद याद है जो अभी हमने सुनाया, वो भिखमंगा वाला जो गीत, वही गीत भिखमंगा गाते हुए जा रहा था, तो सिकंदर लोदी का जो हाकिम, जो उनका कोतवाल था, उन्होंने सुना, कबला उसको अंदर से बहुत कुपित हुए, उसको 150 कोड़ा मारे, वो बेचारा मर गया। उसे कान्हे पर लाद कर गुजर रहा था, तो दौड़ करके कबीर के पास आता है एक लड़का, कहा कबीरा कबरा एक बार जान रहे हो क्या हुआ? जो तुम्हारा गीत गाते रहता था, कौन वो अंधा? हाँ रे, क्या हुआ? उसकी लाश लेके जा रहे हैं। लाश? बड़ा भला लड़का था, गाता था तो लगता था जैसे आकाश से चांदनी झर झर कर उतर रही। उसकी मां भी अंधी है, उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। उसकी मां कहती थी, बेटा तेरा कवित गाता है तो हमारा घर में चूल्हा जलने लगता है, और आज मेरे ही कवित के कारण अपना बेटा ही खो बैठी। रैदास जी, और भी तो गांव में लोग हैं जो हमारे कवित गाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी आवाज बंद हो जाए, मैं नहीं गाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं गाऊंगा, अवश्य गाऊंगा, और कल से हम समागम भी लगाएंगे। बेहतरीन सर, बहुत मार्मिक आपने जिस तरह से इसका बयां किया, ये बहुत बेहतरीन था सर। सर, अगर रंगकर्मी के रूप में देखा जाए तो आगे बढ़ने में कितनी कठिनाइयां होती हैं? सबसे पहले तो रंगकर्मी बनने के लिए दिल में जज्बात होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, उसके प्रति लगाव होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। ये एक ऐसा विधा है जो बड़ा उबाऊ है। आप 3-3 महीने 4-4 महीने तक रिहर्सल एक जगह एक करते रहें, ये सबके बस की बात नहीं है। तो जब तक आप में झुकाव नहीं होगा तब तक रंगकर्मी नहीं बन सकते। और आज की डेट में रंगकर्मी बनने के लिए भारत में बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं। इसके लिए NSD है, हैदराबाद में है, मध्य प्रदेश में है, विधिवत उसकी शिक्षा दी जाती है। उसका जो पढ़ाई होता है, उसका जो कोर्स होता है, उसको कंप्लीट कीजिए, वहाँ एडमिशन लीजिए, वो आपको सिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। ऐसे गांव मोहल्ले में तो हर एक ओकेजन पर कोई ना कोई नाटक होते ही रहता है। सर, आप बहुत अच्छे गायक हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा संगीत सुना दें जिससे कि हम दर्शकों को यादगार हो जाए। हम गायक नहीं हैं। पहला नंबर तो हम यहाँ पर आपको ये टोक देते हैं कि मैं गायक नहीं हूँ। मैं जो गायक हूँ वो नाटक का गायक हूँ। आखिर में मैं आपको एक नाटक का ही सुना देता हूँ, कबरा खरा बाजार का ही। वो तो मैं लास्ट में सुनाऊंगा। पहले अभी जो चुनाव का जो मौसम है,
हमने एक डाकू किया था नाटक, जिसका निर्देशक रोजी जी थे, संजय राज वकील साहब, रोजी फैजू उसमें राजा थे, हम उसमें हाकिम थे। तो उसमें एक बीच में सिचुएशन आता है, चुनाव का मौसम आता है। तो राजा साहब देखे, राजा एज ए मंत्री यानी टॉप सब कुछ, नाटक में उन्हें मंत्री कर दिया गया था। हम हाकिम, कहने का मतलब नौकरशाह। तो मंत्री साहब बोले, हाकिम हुजूर, आपको गांव में घूमना है और पता करना है कि हमारी जनता के साथ क्या दिक्कतें हैं, और इमीडिएट जितना जल्द हो पता करके मुझे बतावें, और जो भी ज़रूरत हो इमदाद वहाँ तक भिजवाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेचारा हाकिम भीतर भीतर खींच रहा था कि खाते पीते हैं ये लोग, हमें क्यों घसीट रहे हैं। जो अभी यूपी का हाल हुआ, आप देखे होंगे कि जहाँ पर रेप का घटना हुआ, वहाँ पर यूपी के लगभग सारे नौकरशाह पहुँचे। एसी में रहने वाले बेचारे वो खाक छान रहे थे, वो गली गली डगर डगर का। तो वही हाल था। तो हम भी निकले तो हम अपने मने मन बुदबुदा रहे थे एक दोहा, हाय अफसरी कष्ट की मुझसे सहा न जाए, ऐसा दिन भी आएगा रे मुझसे हाय, रे मुझसे हाय। इसके बाद जाकर फिर बहर तबील में हम उसे लेते हैं, यानी गांव में जाते हैं अपने मन में बन बढ़ाते हुए। हुक्म है जाके, बहर तबील है, हुक्म है जाके जनता के मैं हाल लूं, और उसके दुखों की रपट भी करूं। क्या बात। कष्ट की नौकरी कष्ट की नौकरी उनसे मिले ना मुझे, दिन के ता जिंदगी में लगाऊं न मुंह, जिसके ता जिंदगी में लगाऊं न मुंह। क्या बात है। तो सर हम चाहते हैं कि एक संगीत दर्शकों के लिए भी सुना दें, जो नाटक का ही संवाद हो, जो बहुत यादगार हो आपके लिए। संवाद के जगह पर मैं जो भी कुछ कहूँगा, मैं तो म्यूजिकल गाते रहा हूँ। ये मेरा आखिरी होगा। कबरा खरा बाजार का लास्ट सीन चल रहा है। उस सीन में है क्या, लोधी साहब को उनके जो पीर थे उन्होंने कहा तुम काशी जा रहे हो, वहाँ एक कबीर नाम का आदमी रहता है, वो बहुत ही पहुँचा हुआ फकीर है, उससे आप ज़रूर मिलना। तो लोधी साहब आ रहे थे, सिकंद महाराज। तो गांव में जब पहुँचे तो इसके बाद जा कर के सबों से चर्चा किया, तो उनका कोतवाल बोला, कोतवाल कहा कबीर कहाँ रहता है? हुजूर कबीर तो बगल में ही रहता है, चलो मुझे वहाँ तक लेके चलो, मुझे उससे मिलना है। जी हुजूर, आइए हुजूर चलिए। अब वो लोग आपस में बुद्ध बनाने लगा। हाकिम मेरे तक आए, उन्होंने बड़ा गौर से मुझे नीचे से ऊपर तक निरीक्षण किया। तो तुम हो कबीर दास? जी मैं ही हूँ कबीर दास। तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, क्या करते हो इस नदी के किनारे बैठे हुए? हुजूर खुदा का नाम लेते, बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे रोज खुदा से मिलते हो। हुजूर हमारे पास में उनके सिवा कुछ है भी ना, गरीब जुल्हा, मैं कहाँ से कुछ कर पाऊँगा? बड़ा उल्टी सीधी बातें करते हो, तुम्हारा मज़हब क्या है? तब जाके कबीर दास मज़हब पर एक गीत सुनाते हैं। एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दूही नहीं मेरा, पूजा करूं न नवाज गुजारूं, एक निराकर हृदय नमस्कारूं,
ना हज जाऊं ना तीरथ पूजा, एक पिछाड़ना तो क्या दूजा। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सो मन लागा, एक निरंजन सुमन लागा। क्या बहुत 40 साल एक बड़ी पूरी जिंदगी आपने रंगमंच में लगाया, तो अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब आने वाली पीढ़ी जहाँ तक रहा, लगभग आखिरी बार हमने 1999 में हम इस लाइन से हट गए। इस लाइन से हटने के बाद जा कर के ड्यूटी में व्यस्त हो गए, तो ब्रिज बिहारी जी बोले, घर पे आए, बोले भैया बैठे रहने से काम नहीं चलेगा ना, चलिए हमारे स्कूल पर कम से कम बच्चे लोगों को आप देखभाल कीजिए। हमने इनसे कहा कि अब मेरी उम्र नहीं रही और उतना मैं दौड़ भी नहीं सकता, अब मुझे आप माफ़ कर दीजिए, अब मैं चैन में हूँ, नौकरी करता हूँ, घर में बाल बच्चे सब बड़े हो गए हैं। कहा नहीं भैया हम आपको छोड़ूंगा नहीं। तब जाकर के वहीं पर एक इनके ही सौजन्य, बिहारी जी के सौजन्य से एक टीम का गठन किया, श्री रंगमंडल। उसका सचिव बिहारी जी को बनाया और अध्यक्ष मैं ही बना, और उसी में लगभग लगातार जादू का कालीन, हरजन दहन, ये मेरा लगातार चल रहा है। और उसी टीम की आज की जो बच्ची लोग आई होगी वो श्री रंगमंडल की प्रस्तुति में, वही हमारी दुनिया है, वही मेरा दौर है। क्या बात है सर। सर आप केवी स्टूडियो में आए जो नए नए कलाकारों को खोज रहा है और उन पुराने लोगों को भी जानना चाह रहा है जो कि हम लोग के कहीं ना कहीं आशीर्वचन का काम कर रहे हैं, तो सर आप यहाँ आकर आपको कैसा लगा? हम तो केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन साहब का शुक्रगुजार हैं। हालांकि उनके सिवा मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि रोशन साहब के अलावा और के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि इस एरिया में बिहार लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैसे कैसे मतलब कि भूले बिसरे गीत की तरफ कैसे कैसे हस्तियाँ दौड़ से बाहर हो गए, उन्हें खोज करके एक स्टेज दूं जहां मैं उन्हें निखार सकूं, फिर से पब्लिक के बीच ला सकूं। ये काम डॉक्टर रोशन साहब ने किया, ये मेरे हृदय को छू गया। मुझे लगा कि कम से कम कोई ऐसा शख्स तो है जो हम लोगों के प्रति ये नज़रिया रखते हैं, हम ही लोग नहीं, चाहे वो खेल हो, कलाकारी हो, किसी भी विधा में अगर वो अपना कुछ महत्व बनाए हुए हैं, पहुंच रखते हैं, तो उन्हें ढूंढ करके लाकर अपने स्टेज पर देना, ये सौभाग्य की बात है मेरा कि मैं कम से कम केवी स्टूडियो में आज मौजूद हूं और उनके सौजन्य से मैं अपना साक्षात्कार दे रहा हूं। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर आप हमारे तक आए, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात थी। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके टीम को, केवी स्टूडियो में जितने में बड़ी तकनीशियन हैं, बड़ी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबों को मेरा प्रणाम है कि वो दिन रात सब काम छोड़ करके इसमें लगे रहते हैं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।